जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे ज्ञान आरबीएल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें कि सबसे पहले आप सभी को हाथ जोड़कर दोस्तों तहे दिल से धन्यवाद। आज हम दोस्तों आप सभी के सहयोग से 1 लाख सब्सक्राइबर पार कर चुके हैं। ठीक है, ये दोस्तों हमने कभी सोचा नहीं था। ठीक है, एक एक करके दोस्तों 1 लाख तक हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, चलिए साथियों ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, शुरू करते दोस्तों। आज हमारा टॉपिक क्या होगा? भारतीय कृषि। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसके पहले मैं बता दूं कि दोस्तों आपके हर एक एग्ज़ाम में यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई हो, या फिर रेडियो ऑपरेटर हो, या एएसआई हो, सभी में दोस्तों ये स्टैटिक जीके वाला पार्ट होता है, जिसमें दोस्तों आपको बता दें कि ये होता है भारतीय कृषि हो गया, वाणिज्य व्यापार हो गया, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण दोस्तों। तो ये टॉपिक दोस्तों, ये वाले टॉपिक सभी दोस्तों हम पढ़ा चुके हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में, लगभग दोस्तों समाप्त हो चुके हैं। ठीक है, तो ये कहाँ से पढ़ेंगे आप? तो दोस्तों ये हमने प्लेलिस्ट बनाया है दोस्तों, ये वाले प्लेलिस्ट में जाइएगा, यूपी जीके 2024 जीके जीएस है ना, इस पे दोस्तों सारे टॉपिक मिल जाएंगे। आप पढ़ के दोस्तों अच्छे से नोट्स तैयार कर सकते हैं। इसका दोस्तों हिंदी के लिए दोस्तों ये सारी हिंदी आपको मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट में हमने पढ़ाया है आप सभी के लिए। तो दोस्तों इसके लिए ये वाला प्लेलिस्ट आप देख लीजिएगा, यूपी पुलिस, रेडियो ऑपरेटर, यूपीएसआई वाला। ठीक, और दोस्तों यूपी स्पेशल के लिए ये है। अब देखिए बहुत से बच्चों कमेंट आ रहे हैं, सर इसकी पीडीएफ दे दो, पीडीएफ दे दो। देखिए एक चीज़ मैं बता दूं आपको, देखिए मैं कंटेंट आपके लिए बहुत अच्छे से तैयार कर रहा हूँ। एक कंटेंट तैयार करने दोस्तों 7 से 8 दिन लग जाते हैं। ठीक है, तो साथियों एक चीज़ बता दें, काफ़ी खर्चा भी होता है दोस्तों, एक बुक लानी पड़ती है। इसलिए मैं आपको बता दूं, देखिए जो स्टैटिक वाला पार्ट है ना, ये पीडीएफ आपको पेड मिलेगी। ठीक है, 50 रुपये दोस्तों पेड होगा इसका, मैं बता दूंगा लास्ट में। अगर लेना चाहते कैसे लेंगे, अगर दोस्तों आप नोट्स बना ले वो बहुत अच्छी है। देखिए अपने हाथ से नोट्स बनाएंगे आपको याद हो जाएगा। अभी बच्चे बोलेंगे समय नहीं है, देखिए समय सब कुछ है, आप मेहनत नहीं करना चाहते। ठीक है, तो अगर दोस्तों चाहिए आपको नोट्स, तो ये आपको 50 रुपये में सारे टॉपिक जो स्टैटिक वाले वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए एक चीज़ मैं बता दूँ आपको कि साथियों, जो हमारा आपको बता दें कि दोस्तों हमारा जो 1 लाख सब्सक्राइबर हो उसके उपलक्ष्य में दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये टेस्ट सीरीज हम कई दिन से दोस्तों इसको 150 रुपये में कर चुके हैं। ठीक है, तो आपको दोस्तों जिसकी भी तैयारी करें, चाहे जूनियर असिस्टेंट की, यूपी पुलिस की, यूपीएसआई की, हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर, वर्कशॉप, एसएससी जीडी और यूपी बेट, सबकी दोस्तों आपको मॉक टेस्ट मात्र दोस्तों 150 रुपये मिल जाएगा। 150 रुपये में सारे मॉक टेस्ट आपको दे दिए जाएंगे दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर दोस्तों आप तैयारी कर रहे हैं जूनियर असिस्टेंट, तो हमारे बैच के साथ जुड़ सकते हैं 399 रुपये में। और अगर हेड ऑपरेटर और असिस्टेंट ऑपरेटर का आपका पेपर लगा दोस्तों, तो स्पेशल साइंस का भी बैच है आपके हमारे चैनल पर दोस्तों। कहाँ से मिलेगा? तो मैं आपको बता दूं, ज्ञान आरबीएल ऐप इंस्टॉल करके। ठीक है, 149 रुपये मिल जाएगा। ठीक, और दोस्तों अगर पूरा बैच लेना है, हिंदी सॉरी आपको रीजनिंग और मैथ्स छोड़ के दोस्तों, तो ये वाला ले सकते हैं, समर्पण मैच आपके रेडियो ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर वाला है ना। चलिए शुरू करते हैं। उसको पहले बता दें दोस्तों कि हमारी हिंदी की बुक अगर चाहते हैं दोस्तों आपको मिल जाएगा 50 रुपये में। इस नंबर पर दोस्तों आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम करके, इसी नंबर पर व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। इसी नंबर दोस्तों आपको स्टैटिक जीके वाला भी पोर्शन मिल जाएगा जो हम भी चला रहे हैं। ठीक है, उसी तरीके से दोस्तों ये हमारा यूपी स्पेशल का है, ये भी आपको मिल जाएगा। ये दोस्तों ऐप पर भी मिल जाएगा आपको, इस नंबर पे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम करके, या फिर दोस्तों डायरेक्ट ऐप से भी परचेस कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, कोई सी भी ई बुक के लिए दोस्तों इस नंबर पे हमसे व्हाट्सअप करके दोस्तों पता कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो साथियों आज का हमारा टॉपिक है भारतीय कृषि। तो आज हम भारतीय कृषि के बारे में देखेंगे। देखिए हम एक चीज़ दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से लेकर चलेंगे दोस्तों। कृषि में जितना भी इंपॉर्टेंट है, जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, हमने दोस्तों एक प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करके ये सारे कंटेंट हमने तैयार किए हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। पहली चीज़ दोस्तों आपको पता है, भारत क्या है? कृषि प्रधान देश है, और दोस्तों ज़्यादातर जनसंख्या हमारी कृषि पर ही निर्भर है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि भारत की लगभग 55% जनसंख्या क्या है? आजीविका के लिए दोस्तों कृषि पर निर्भर है। किसके लिए दोस्तों? आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है दोस्तों। ठीक है, और एक चीज यहीं पे याद रखेंगे दोस्तों, आपको पता है कि आपके इकोनॉमिक्स में दोस्तों सेक्टर होते हैं, 3 सेक्टर होते हैं मुख्यतः। ठीक है, प्राथमिक सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र, फिर दोस्तों होता है द्वितीयक क्षेत्र। क्या होता है? द्वितीयक क्षेत्र। फिर होता है दोस्तों तृतीयक क्षेत्र। ठीक, तृतीयक क्षेत्र। तो आपको बता दोस्तों प्राथमिक सेक्टर दोस्तों ये कृषि से ही संबंधित होता है। ठीक है, प्राथमिक सेक्टर में दोस्तों ये जो प्राथमिक सेक्टर है दोस्तों वो कृषि से ही संबंधित होता है। ठीक है, समझ गए। द्वितीयक में दोस्तों आपको पता है कि इनसे बनी हुई वस्तुओं का, ठीक है, ये कह सकते हैं निर्माण विनिर्माण का। और तृतीय में दोस्तों क्या होता है? सेवा क्षेत्र, है ना। ये उद्योग वाला है द्वितीय, और तृतीय क्या है दोस्तों? सेवा क्षेत्र। ठीक है, तो ये चीजें हम इकोनॉमिक्स में आपने समझते होंगे। ठीक है, तो बहरहाल दोस्तों आज हम कृषि की बात कर रहे हैं, और देखिए कृषि की बात कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि सबसे पहले दोस्तों शुरुआत कहाँ से होती है। तो साथियों अगर हम आपने इतिहास में पढ़ा होगा
ठीक है। नवपाषाण काल, नवपाषाण काल में आपने देखा कि मनुष्य दोस्तों कृषि और पशुपालन करना सीख जाता है। और यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया, यूपी पीसीएस 1997 में पूछा गया था कि मानव द्वारा सर्वप्रथम दोस्तों प्रयुक्त अनाज कौन सा था, तो दोस्तों जौ। देखिए जौ के बाद दोस्तों गेहूं, ठीक है, अगर जौ ना मिले दोस्तों ऑप्शन में गेहूं तो गेहूं भी आप कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले मनुष्य ने कौन से अनाज को उत्पन्न करा दोस्तों, मतलब कौन सा अनाज प्रयोग में लाया, उपयुक्त में लाया, तो जौ दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों जो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले थे, ये तो मेहरगढ़ पाकिस्तान दोस्तों। ये देखिए ये पहले का था प्राचीनतम साक्ष्य से पूछेगा कि प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो मेहरगढ़ दोस्तों एसएससी जीडी में पूछा भी गया। मगर दोस्तों आपको बता दें नवीनतम खोजों के अनुसार आपसे पूछेगा कृषि के दोस्तों साक्ष्य कहाँ मिले थे, दोस्तों पहले दोस्तों मेहरगढ़ था। अब दोस्तों नवीनतम स्रोतों के अनुसार दोस्तों नवीनतम खोजों के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य वाला स्थल दोस्तों हमारा उत्तर प्रदेश हो चुका है। उत्तर प्रदेश के लहुरा देव कहाँ पर दोस्तों, संत कबीर नगर है, जहाँ दोस्तों 9000 से 8000 ईसा पूर्व के मध्य के चावल के साक्ष्य मिले दोस्तों, ठीक है। यानी कि अब दोस्तों कृषि की चीजों के दोस्तों सबसे पुराने साक्ष्य कहाँ मिल रहे हैं, तो हमारे दोस्तों उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में दोस्तों, ठीक है। ये आपका लेटेस्ट डेटा है, ठीक है। और धान की खेती के साक्ष्य दोस्तों कहाँ मिले थे, कोल्डी हवा दोस्तों प्रयागराज से पहले से ही मिल चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे दोस्तों किससे परिचित हुए मनुष्य, तो जौ से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब दोस्तों अगर हम कृषि की बात करते हैं तो कृषि देखिए कृषि क्या होता है दोस्तों, कृषि के पुरानी चीज़ों चला रहा दोस्तों जब हम अंग्रेजों गुलाम थे, ठीक है, वहाँ से हम समझेंगे। अब देखिए जब अंग्रेजों गुलाम थे दोस्तों तो क्या होता था, हम लोग करते जब मगर स्वतंत्र हुए दोस्तों तो कुछ सुधार की आवश्यकता पड़ी हमारे इनमें। कैसे, देखिए उस समय क्या होता था, कुछ जमींदार होते दोस्तों उनके पास बहुत ज़्यादा जमीन होती थी, तो उनसे दोस्तों क्या किया गया कि जमीन लेकर के दोस्तों कुछ भूमिहीनों को बांटा गया, तो कुछ भूमि सुधार हुए, उनके बारे में देखते हैं। तो भूमि सुधार देखिए पहले समझिए, देखिए ब्रिटिश शासन के दौरान आपको पता है कि ब्रिटिश दोस्तों 1600 ईस्वी में आए, ठीक है। उसके बाद 1947 तक दोस्तों वो रहे थे, ठीक है। तो दोस्तों आपको बता दें कि ब्रिटिश शासन के दौरान राजस्व वसूली के जमींदारी, रैयतवाड़ी व महालवाड़ी में कृषकों का भूमि से जुड़ाव अधिक नहीं रह गया था। यानी कि हम कहना चाहें तो भूमिहीन मजदूरों की संख्या अधिक थी, यानी कि ऐसे व्यक्ति ज़्यादा थे जिनके पास दोस्तों ज़मीन ही नहीं होती थी, वो दूसरे के यहाँ दोस्तों केवल काम करने के लिए जाते थे, ठीक है। अभी भी दोस्तों हैं मगर दोस्तों इतना नहीं है। गांव में देखते होंगे लोग कि कुछ लोग होते दोस्तों उनके पास खेती नहीं होती, दूसरे के यहाँ जाकर दोस्तों उनके धान गेहूँ काट कर अपना जीवन यापन करते। वैसे दोस्तों पहले भी था, यानी भूमि उस समय दोस्तों ज़्यादा लोग ऐसे थे जिनके पास भूमि नहीं होती थी, और दोस्तों जमींदार के पास भूमि होती थी ना, ये चीज़ें असमानता बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। तो समझिएगा, अतः स्वतंत्रता के बाद इस चुनौती को ध्यान में देते हुए 1949 दोस्तों भूमि सुधार संबंधी कुछ कानून लाए गए, ठीक है। कौन कौन से, तो पहला दोस्तों काश्तकारी सुधार, क्या साथियों, काश्तकारी सुधार। इसमें क्या होता है, इसके माध्यम से किसान को जोत का अधिकार प्रदान करने तथा जमींदारों से अन्याय में रक्षा करने का अधिकार दिया गया दोस्तों। यानी कि किसानों को क्या करने, जोत करने का अधिकार दिया गया, मतलब अपने खेत जोतने का, बोने का, उसमें उगाने का अधिकार दिया गया। और जमींदार जो अन्याय करते दोस्तों उसके खिलाफ दोस्तों कुछ अधिकार मिले। उसका तो हदबंदी आया, क्या आया, हदबंदी, ठीक है। हदबंदी क्या होता है कि एक व्यक्ति के द्वारा अधिकार में रखी जाने वाली अधिकतम भूमि की सीमा निर्धारित की गई, वह अतिरिक्त भूमि को भूमिहीनों वितरित कर दी। मतलब हदबंदी उस से पूछ सकता क्या है, समझिएगा। जैसे मान ले दोस्तों कोई उस समय क्या होता था, एक दोस्तों कहते हैं ना तो सेठ हो गए या फिर दोस्तों जमींदार हो गए। अब देखिए एक जमींदार के पास दोस्तों आपको बता दें कि 1000 बीघा खेती पड़ी है ना, 1000 बीघा खेती पड़ी है, और 1000 लोग ऐसे हैं जिनके पास एक भी बीघा खेती नहीं है, ठीक है। तो किया क्या गया, हदबंदी प्रथा लाया गया, और इसमें एक चीज निश्चित कर दी गई भैया कि इतने ज्यादा जमीन किसी के पास नहीं होगी। मान ले दोस्तों सपोज दैट समझा रहा हूं दोस्तों, मान ले सरकार ने कह दिया कि 100 बीघे ज्यादा जमीन किसी के पास नहीं रहेगी दोस्तों। इसके पास कितनी थी, 1000 बीघा दोस्तों। इससे क्या किया गया, 9000, देखिए मान ले 100 बीघा खेती से ज्यादा नहीं होगी तो 1000 बीघा इसके पास था दोस्तों। इसके पास से 900 बीघा खेती लेकर के दोस्तों, और जिनके पास दोस्तों खेती नहीं थी उनमें बांट दी गई। तो देखिए कितना अच्छा उपाय था। यानी कि इससे करने का मतलब ये था दोस्तों कि इसमें एक शर्त रख दी गई, इससे ज़्यादा जमीन किसी के पास नहीं होगी, जिसके पास है उससे दोस्तों सरकार ले करके, जिनके पास नहीं है उनमें बांट दी गई। यानी कि कुछ दोस्तों बैलेंस बनाया गया कि भाई सबके पास थोड़ी बहुत जमीन अपनी हो जाए, ठीक है। चलिए उसके बाद चकबंदी। चकबंदी क्या दोस्तों, जोत के आकारों को और छोटा होने से रोकना तथा भूमि को एकत्र कर दोस्तों बड़ी जोतों के
माध्यम से सहकारी कृषि पर बल देना। देखिए अभी क्या होता है दोस्तों, मान लिया दोस्तों आप हैं, आपके एक खेत दोस्तों यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे छोटा सा यहाँ है दोस्तों। आप क्या करेंगे, बहुत परेशान हो जाएंगे कृषि करते करते। भाई एक बार ट्रैक्टर ले गए, यहाँ को दोस्तों जुताया, और फिर दोस्तों यहाँ पे पानी लगाया, एक ट्यूबवेल लगाया, फिर दोस्तों यहाँ पे एक ट्यूबवेल लगवाना पड़ेगा, एक यहाँ पे ट्यूबवेल लगाना पड़ेगा, यहाँ पे। अब दोस्तों आप सोचिए, आपसे कोई कह दे कि भैया ऐसा करें ना, आपका हम एक ही जगह खेत कर दें, तो आप कहेंगे यार ये तो कितना अच्छा चीज़ है ना कि एक ही जगह हो जाएगा। हम एक बार ट्रैक्टर लेके आए दोस्तों, जोत के चले गए, एक ही यहाँ पे हमने नलकूप गड़ा लिया, यही सोच सिंचाई भी होती रही। तो दोस्तों यही किया गया। तो ये चीज़ दोस्तों क्या कहलाया, चकबंदी। अभी आपने सुना होगा चकबंदी लेखपाल की भर्ती आती है ना, वो वही चीज़ें। उसके बाद दोस्तों तो ये चलाया दोस्तों, ये आपको भूदान आंदोलन ऐसे दोस्तों इस सरकार द्वारा नहीं चलाया गया, ये दोस्तों विनोबा भावे द्वारा चलाया गया। और दोस्तों आपको बता दें बहुत इंपॉर्टेंट आंदोलन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया कि भूदान आंदोलन किसने शुरू किया, दोस्तों विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे द्वारा दोस्तों भूदान आंदोलन शुरू किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है 18 अप्रैल 1951 को दोस्तों आपको बता दें, इन्हें दोस्तों रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी नवाजा गया है। ठीक है, भूदान आंदोलन। चलिए अब दोस्तों कुछ चीज़ें देखते हैं। अब देखिए ये पॉइंट करके आप इनको देखेंगे कि देखिए 14 जनवरी 1965 को दोस्तों याद रखेंगे, 14 जनवरी 1965 को भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई की स्थापना की गई। देखिए एफसीआई क्या होता है आपको बता दो दोस्तों, एफसीआई होता क्या है, जहां पर दोस्तों अनाजों को संरक्षित रखा जाता है। दोस्तों मान लो जो सरकार खरीदती ना गेहूं धान, उसको संरक्षित रखा जाता है। ठीक है, तो समझिएगा। ठीक है, तो एफसीआई की स्थापना कब की गई, 14 जनवरी 1965 को नई दिल्ली में। ठीक है, इसका मुख्यालय रखा गया। अब आपको बता दें दोस्तों कि 1965 में कृषि कीमत आयोग बनाया गया, जिसको दोस्तों शॉर्ट में एपीसी कहते हैं ना। दोस्तों आपसे पूछेगा एपीसी गठन कब किया गया, तो 1965 में। और दोस्तों एपीसी का नाम 1985 में बदल दिया गया। ठीक है, 1965 में कृषि कीमत आयोग नाम था। अब 1985 में इसका नाम बदल के क्या कर देगा, CACP यानी कि कृषि लागत और मूल्य आयोग। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इसका काम अभी सुनेंगे ना आप तो कहेंगे बहुत शानदार। ठीक है, तो 1985 में कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP में बदल दिया गया। और दोस्तों आपको याद रखेंगे यही कौन, कृषि लागत और मूल्य आयोग ही दोस्तों क्या करता है, MSP का दोस्तों क्या करती है, MSP की मांग रखती है। ठीक है, यानी कहा गया कि यही आयोग किसानों को उनकी उपज का न्यूनतम MSP का मतलब समर्थन करती है, उपलब्ध कराता है। ठीक है, याद रखेंगे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, यानी उपलब्ध कराना क्या मतलब, सिफारिश करना ज़्यादा अच्छा होगा ना। तो याद रखेंगे क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा, देखिए SSC CGL में पूछा गया। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया कि MSP की सिफारिश कौन सा आयोग करता है दोस्तों, तो आपको बता दें MSP का सिफारिश कौन करता है, कृषि लागत और मूल्य आयोग दोस्तों MSP की सिफारिश करता है। MSP क्या होता है दोस्तों कि मैक्सिमम है ना सपोर्ट प्राइस। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों मतलब कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस ना, यानी दोस्तों मिनिमम यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य हिंदी में बोलें दोस्तों। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, मैं आप समझाने का प्रयास करता हूँ। इसका मतलब साथियों ये होता है कि मान ले दोस्तों किसान क्या कर रहा दोस्तों, गेहूं लगा रहा है ना, उसने फसल लगाई, वो फसल दोस्तों मान लो उस बार ज़्यादा हो गई तो कोई खरीद नहीं रहा दोस्तों, तो सरकार का एक मूल्य होता है कि अगर कहीं भी बाजार में नहीं मिलेगा दोस्तों तो आप हमें बेच दीजिए। ठीक है, मान लो सरकार ने 12 रुपये kg कहा कि हम गेहूं खरीदेंगे, MSP जारी कर दी गेहूं का। अब क्या हुआ कि इस बार गेहूं क्या हुआ दोस्तों, बहुत नहीं हुआ ज़्यादा, तो बाहर दोस्तों ज़्यादा बिक गई, बाहर दोस्तों 24 रुपये में बिक रही, तो दोस्तों सरकार कोई नहीं देगा, बाहर बेच लेगा। अगर मान लिया गेहूं की पैदावार बहुत ज़्यादा होगी, बाहर दोस्तों 10 रुपये में कोई नहीं पूछा दोस्तों, किसान क्या करेगा, तो किसान दोस्तों सरकार को बेच देगा, है ना। तो ये होता है MSP का फायदा, समझ गए। चलिए, तो आपसे ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि MSP की सिफारिश कौन करता है, तो कृषि लागत और मूल्य आयोग याद रखेंगे, UPASI में भी पूछा गया। ठीक है, और आपको बता दें जो CACP है यानी कि कृषि लागत और मूल्य आयोग है दोस्तों, ये किसान एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ठीक है, एक चीज़ और रखें, देखिए ये केवल सिफारिश करता है। CACP जो है यानी कि कृषि लागत और मूल्य आयोग से केवल सिफारिश करता है सरकार से कि हाँ इतनी इसकी रेट रखिए, यानी MSP इतना कर दीजिए इस चीज़ का। ठीक है, और लागू कौन करता है, तो देखिए याद रखिएगा कि MSP जारी भारत सरकार करती है। और यह कितने फसलों पर जारी होती है दोस्तों, तो आपको बता दें ये केवल और केवल 23 फसलों पर जारी होती है। कितने, 23 फसलों पर जारी होती है। क्वेश्चन आपसे पूछा, देखिए गन्ने पे MSP जारी नहीं होती। ठीक है, लोग 24 बताते हैं दोस्तों, गन्ने पे MSP जारी नहीं होती, यानी कि केवल 23 फसलों पर MSP जारी होती है। आपको बता दें एक क्वेश्चन भी आपके SSC CGL में पूछा गया कि MSP की प्रणाली को पहली बार
1966-67 में दोस्तों केवल गेहूं पर लागू किया गया था। उसके बाद दोस्तों अन्य फसलों पर भी शामिल कर लिया गया, यानी कि 22 और फसलों को शामिल कर लिया गया। सबसे पहले किस पे लगा, तो गेहूं पर लगा दोस्तों। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया एसएससी सीजीएल 2022 में। देखिए मैं एमएसपी कुछ एमएसपी के बताता हूँ, मतलब इंपॉर्टेंट है। जैसे दोस्तों अब ये 2030 का है दोस्तों, ठीक, अभी जो बना रहा हूँ 2023 का है दोस्तों लेटेस्ट, ठीक है। अब देखिए धान की एमएसपी कितनी दोस्तों, 2183 रुपये प्रति कुंटल, यानी 21 रुपये 83 पैसा दोस्तों ये सरकार खरीद लेगी अगर बाहर नहीं मिलता है तो, ठीक है। अब देखिए समझ गए। उसके बाद दोस्तों कपास का क्या है, तो 6620 रुपये प्रति कुंटल, ठीक है। मक्का का दोस्तों 2090 रुपये प्रति कुंटल और गेहूं का 2275 रुपये प्रति कुंटल। दोस्तों एक मिनट देखिएगा दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक। तो दोस्तों ये है गेहूं का एमएसपी, ठीक। अब देखिए एमएसपी, आप कहेंगे सर एमएसपी सरकार खरीदी करती क्या, तो दोस्तों अभी हमने एक चीज़ और समझाया आपको, यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। क्या बताया हमने, एफसीआई मैंने क्या बताया, यहाँ पे दोस्तों स्टोर किया था ना, तो अभी समझिएगा। एफसीआई दोस्तों इसकी स्थापना कब की गई, 14 जनवरी 1965 को। अब यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए सरकार क्या करती है दोस्तों, एमएसपी जारी करती है। अब देखिए हमने बताया है कि एफसीआई, इसको भी याद रखेंगे एफसीआई। अब देखिए एमएसपी क्या होता है, सरकार दोस्तों क्या करती है, इस रेट पर दोस्तों मान लिया धान, मान लिया दोस्तों धान है ना, धान यानी चावल, ठीक है, धान यहाँ से खरीदेगी सरकार, ठीक है। और मान लिया गेहूं धान खरीदी थी, तो गेहूं धान किसान से खरीदा दोस्तों, सरकार ने एमएसपी के जरिए दोस्तों किसान से खरीदा कि हाँ हम इतने में लेंगे। अब जो किसान से सरकार ने खरीदा, अब इसको रखे कहाँ, तो रखे कहाँ दोस्तों, इसके लिए गोदाम बनाते हैं एफसीआई के दोस्तों। हर शहर में दोस्तों गोदाम होते हैं, हर, है ना। तो दोस्तों इनके गोदाम होंगे बड़े बड़े दोस्तों, यहाँ से खरीद के ले जाके दोस्तों यहाँ पे रख दिया जाएगा। अब कहेंगे सर यहाँ पे रख दिया हमारे सरकार ने दोस्तों, 2000 कुंटल खरीद लिया गेहूँ, है ना, और दोस्तों चावल खरीद लिया, तो रखा समझ नहीं आएगा। तो अब समझिए, देखिए एफसीआई में क्या करता है, इसको रख देती है। क्यों रखती है, देखिए इसके लिए कि मान लिया कभी दोस्तों अकाल पड़ेगा तो इतना खाना हमारे पास रहेगा दोस्तों, कभी भूखे ना मरे, ठीक है, देश हमारा भूखा ना मरे, ठीक है। जैसे कई बार दोस्तों ऐसा हो चुका है, ठीक है, जब आपके तृतीय पंचवर्षीय योजना चल रही थी उस समय दोस्तों युद्ध के चलते दोस्तों ऐसा हो भी चुका था, ठीक है। अब देखिए, अब आप कहेंगे सर एफसीआई में रखे खराब नहीं होता, बिल्कुल नहीं खराब होता है। देखिए एफसीआई से ही दोस्तों आपको जो चावल गेहूं मिलता नहीं है, जिस आप देखते होंगे योगी जी दिला रहे ना, योगी मोदी जी चावल, है ना, चावल और दाल सब कुछ ना, तो दोस्तों वो वहां बांटा था, यानी कि कोटा में, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में यहाँ से ज़्यादा दोस्तों, और कोटा के जरिए दोस्तों ये फिर से पब्लिक को दिया था खाना, चावल गेहूं, है ना, राशन कार्ड के जरिए, समझ गया ना। यानी कि एमएसपी द्वारा सरकार खरीदती है आपसे, और दोस्तों फिर जाता है एफसीआई फिर दोस्तों आपको कोटे जरिए फिर आपको मिल जाता है, मतलब यही चीज़ें चलती रहती है ना, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं, जैसे ई नाम पोर्टल है दोस्तों, समझ लीजिएगा। ई नाम का फुल फॉर्म का ई नेशनल एग्रीमेंट मार्केट, आपसे पूछेगा ई नाम का फुल फॉर्म का, तो ई से दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक होता है ना, नाम से दोस्तों नेशनल एग्रीमेंट और मार्केट। ये कब लॉन्च किया गया दोस्तों, बता दें 14 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा, है ना, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा राष्ट्रीय, देखिए कृषि राष्ट्रीय बाजार के लिए ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ई नाम की प्रायोगिक परियोजना का शुभारंभ किया गया, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी गया, ठीक है। अगला है ई रकम। देखिए ई रकम पूछा गया 2017 के यूपीएसआई में। ई रकम का फुल फॉर्म क्या होगा, तो ई राष्ट्रीय किसान मंडी कृषि मंडी, ठीक है। अब आपको बता दें 1 अगस्त 2017 को दोस्तों केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने किसानों को कृषि उत्पाद बेचने के लिए दोस्तों ई रकम पोर्टल का शुभारंभ किया, यानी कि यहाँ से दोस्तों आप कृषि उत्पाद अपने बेच सकते हो। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपके यूपीएसआई में, यह डिजिटल प्लेटफॉर्म है, यानी ई रकम क्या है, तो यह डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां किसान अपने कृषि उत्पादों को नीलामी के माध्यम से बेच सकते हैं। दोस्तों ये आपके यूपीएसआई 2017 में भी पूछा गया। चलिए अगला है प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, और दोस्तों ये चलता रहता है ना। तो प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना की बात करते हैं, कब शुरू किया गया दोस्तों, पीयूष गोयल द्वारा बजट में दोस्तों 1 फरवरी 2019 को बताया गया, घोषणा की गई, और 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर से इसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी द्वारा गोरखपुर से दोस्तों 2000 रुपए की पहली किस्त दोस्तों हस्तांतरित करके की गई। आप बता दें इसके जरिए दोस्तों 6000 रुपए मिल रहे हैं, ठीक है, 2-2 हज़ार के 3 किस्तों में दोस्तों किसानों को दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये है प्रधानमंत्री सम्मान निधि। अगला दोस्तों प्रधानमंत्री कुसुम योजना। क्या साथियों, प्रधानमंत्री कुसुम योजना की बात करते हैं, देखो आरआरबी एनटीपीसी पूछा गया। देखिए कुसुम का तात्पर्य दोस्तों को बता दें सौर ऊर्जा से, है ना। देखिए इसका पूरा नाम क्या होगा, प्रधानमंत्री कुसुम योजना। कुसुम का योजना क्या होगा, कुसुम का फुल फॉर्म दोस्तों, कुसुम का हो जाएगा किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान दोस्तों, ठीक है। शुरुआत कब की गई, जुलाई 2019 में। ये किससे संबंधित दोस्तों, ये सौर ऊर्जा से मतलब सौर ऊर्जा से लैस करना किसानों को, यानी सौर पंप देना, सौर लाइट देना, ऐसी चीजों द्वारा किसानों दोस्तों सौर ऊर्जा से जोड़ना।
करना। ठीक है, चलिए अगर अगला पूछ ले दोस्तों, राष्ट्रीय किसान नीति 2007 में उसको मंजूरी मिली, ये आपके आरआरबी एनटीपीसी में भी पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं मेरे दोस्तों। अब देखिए कुछ हम महत्वपूर्ण तथ्य बता दें आपको, यहाँ से आपसे वन लाइनर क्वेश्चन पूछा थे, इसको भी आपको दिमाग में याद रखना। जैसे जीरो फाइट्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, मरुस्थल में क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पतियों को हम जीरो फाइट्स बोलते हैं ना, यानी जो मरुस्थल में दोस्तों उगाई जाए वनस्पतियां उनको हम जीरो फाइट्स बोलते हैं। आपसे पूछेगा मरुस्थल में उगने वाली वनस्पतियों को किस नाम जानते हैं, जीरो फाइट्स। ठीक है, हाइड्रोफाइट्स क्या होता है दोस्तों, जो जल के ऊपरी सतह पर उगने वाली वनस्पति, जैसे दोस्तों आपको पता है कि सिंघाड़ा जैसे उगता ना, तो उसको हम हाइड्रोफाइट कह सकते हैं ना। हाइग्रोफाइट क्या होता है दोस्तों, अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्र में दोस्तों, जहां अधिक आर्द्रता हो वहां जो फसल उगती है दोस्तों या पौधे उगते हैं दोस्तों, उनको हम हाइग्रोफाइट कहते हैं। ट्रोपोफाइट क्या होता है दोस्तों, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में वन और घास वाली, है ना, वन और घास वाली वनस्पतियों दोस्तों क्या होता है, ट्रोपोफाइट। अगला है मेसोफाइट क्या होता है दोस्तों, शीतोष्ण कटिबंधीय टाइगा वनस्पतियां दोस्तों मेसोफाइट कहलाती हैं। और क्रायोफाइट्स क्या होता है दोस्तों, शीत कटिबंधीय टुंड्रा वनस्पति दोस्तों, जैसे लाइकेन हो गया, काई हो गया। ठीक है, इनको हम क्रायोफाइट्स कहते हैं। और हाइलोफाइट क्या होता है दोस्तों, नमकीन मिट्टी की वनस्पति दोस्तों, जिनको जैसे कि मैंग्रोव वन, आपको पता है कि मैंग्रोव सबसे ज्यादा कहाँ पाते हैं दोस्तों, तो सुंदरवन डेल्टा के आसपास। ठीक है, ये दोस्तों पश्चिम बंगाल है। तो मैंग्रोव वन दोस्तों ये क्या होता है, नमकीन मिट्टी की वनस्पतियां दोस्तों जो कि समुद्र के पानी में उगती है, उसको हम हाइलोफाइट कहते हैं। अगला है लिथोफाइट दोस्तों, क्या होता है, कठोर चट्टान पर उगने वाली वनस्पतियां, जैसे आप देखते हो कभी दोस्तों चट्टान के ऊपर भी वनस्पतियां उग जाती हैं, उसको हम लिथोफाइट कहते हैं। और पायरोफाइट क्या होता है दोस्तों, अग्नि प्रतिरोधी वनस्पति, जैसे सवाना क्षेत्र के मैदान। ठीक है, घास के मैदान सवाना क्षेत्र वाले। ठीक है, चलिए अब तो भारत में सिंचाई के तरीके देख ले, आपको पता है यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ ले आते हैं, तो इसको मैंने डाल दिया है। ठीक है, अब देखिए पूछा क्या गया है क्वेश्चन, आपके यूपीएससी में पूछा गया था कि सर्वाधिक सिंचित राज्य कौन सा है, तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगर परसेंटेज में पूछ ले दोस्तों, तो परसेंटेज में दोस्तों पंजाब हो जाएगा। ठीक है, आपको बताओ पंजाब 5 नदियों के बीच बसा हुआ था। ठीक है, अब देखिए कैसे कैसे सिंचा था दोस्तों, आपको बता दें कुआं और ट्यूबवेल से लगभग 55.9% दोस्तों सिंचाई होती है। आपको बता दें ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया कि भारत में सर्वाधिक प्रचलित सिंचाई कौन सी है, तो आप बताइएगा कुएं और ट्यूबवेल, है ना, ये यूपीएससी में पूछा गया। नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचित राज्य कौन सा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है। ठीक है, अगला है दोस्तों नहर से दूसरा, और तीसरा दोस्तों तालाब से। तो नहर से द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई कौन राज्य करता है, उत्तर प्रदेश ही करता है। और नहरों का जाल सबसे ज्यादा कहाँ है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश के दोस्तों उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो हमारे रायबरेली जिले में। ठीक, नहरों का सबसे बड़ा जाल दोस्तों उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, रायबरेली जिले में। और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर कौन सी दोस्तों, आपको बता दें शारदा नहर है। कौन सी, शारदा नहर है दोस्तों, जो हमारे जिले से भी होकर गुजरती है, रायबरेली से। ठीक है, और दोस्तों सबसे बड़ा नहर कौन सा है, तो इंदिरा नहर है दोस्तों, राजस्थान में। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। अब तो तालाब से पूछ ले, तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचित राज्य कौन सा है, तो दोस्तों तमिलनाडु है। ठीक है, चलिए आगे मेरे दोस्तों देखते हैं कृषि के विशेष प्रकार, कृषि के विशेष प्रकार। ठीक है, चलिए दोस्तों पहला है खेती दर और इनके विशेष संबंधी किससे हैं, तो विटीकल्चर दोस्तों किसको कहते हैं, अंगूर खेती, विटीकल्चर ना, विटीकल्चर ना, तो किसको बोलेंगे दोस्तों, अंगूर की खेती को। ठीक है, अब देखिए पिसीकल्चर, देखिए पिसीकल्चर आपको पता है जो मछली बनाते हैं दोस्तों, वो मसाला पीस के बनाते हैं, तो पिसीकल्चर दोस्तों कैसे हो जाएगा, है ना दोस्तों, पिसीकल्चर कैसे हो जाएगा दोस्तों, मछली से। सेरीकल्चर, ठीक है, सेरीकल्चर। ठीक है, देखिए सेरीकल्चर क्या होता है दोस्तों, आपको पता है सेरी मतलब सेना, सेना पालना ना, मतलब देखते हैं आप कि रेशम के कीड़े को दोस्तों उसमें सेते हैं ना शहतूत की पत्तियों पर। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखेंगे। अब देखिए हार्टिकल्चर, आपको पता है जब दोस्तों हार्ट की दोस्तों प्रॉब्लम होती है, यानी हृदय में कोई दिक्कत होती है दोस्तों हार्ट में, तो क्या कहते हैं भैया फल खाओ। हाँ, तो याद रख लेंगे हार्टिकल्चर दोस्तों फलों का उत्पादन। देखिए ऑलिवी कल्चर दोस्तों जैतून खेती, जैतून की कृषि से होता है। एपी कल्चर ना, एपी कल्चर देखो आप पी कह सकते हो दोस्तों, शहद, शहद पिया जाता है ना, तो एपी कल्चर, ए पी कल्चर, पी मतलब शहद पी ले ना, तो दोस्तों एपी कल्चर किससे हो गया, मधुमक्खी पालन यानी शहद से। फ्लोरिकल्चर दोस्तों आपको पता है फूलों की कृषि से। ठीक है, सिल्वीकल्चर दोस्तों किससे जाएगा दोस्तों, तो वनों की संरक्षण से। और मेरीकल्चर, मेरीकल्चर दोस्तों समुद्र के जीवों से संबंधित। देखिए मेरीकल्चर क्या होता है दोस्तों, समुद्र जीवों से उत्पादन। तो मेरीकल्चर, हॉर्सिकल्चर तो हॉर्स लगा है यानी घोड़े और खच्चर से। वर्मी कल्चर दोस्तों, वर्म कल्चर नहीं वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर याद रख लेंगे, केचुआ पालन से दोस्तों, वर्मी कल्चर किससे, केचुआ पालन से दोस्तों। ठीक है, चलिए और दोस्तों मोरिकल्चर दोस्तों रेशम के कीट पर दोस्तों शहतूतों खेती करना। और पोमोलॉजी दोस्तों क्या होता है, फल विज्ञान से संबंधित। तो इनको दोस्तों याद रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ ही ले आते हैं। अब चलिए खेती के प्रकार बता दें आपको।
अगर मैं दोस्तों खेती के प्रकार की बात करूं तो पहला दोस्तों झूम खेती बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार पूछा गया। देखिए आपसे पूछेगा झूम खेती दोस्तों मुख्यतः कहां पाई जाती है दोस्तों, तो ये पूर्वोत्तर क्षेत्रों में। देखिए ये खेती वहीं पाई जाती है दोस्तों जहां पे अधिक जंगल पाए जाते हैं। ठीक, होता क्या है समझिएगा, देखिए जहां पे ज्यादा आदिवासी होंगे और जंगल होंगे ज्यादा, वहीं पर दोस्तों झूम खेती पाई जाती है। होता क्या है कि देखिए जो आदिवासी लोग होते हैं दोस्तों ज्यादातर, है ना, ये करते क्या दोस्तों, जंगलों में घूमा करते, क्या करते हैं, जंगलों में घूमा करते दोस्तों। ये जाते हैं एक जंगल में गए दोस्तों, वहां पे क्या करेंगे, वहां के दोस्तों पेड़ पौधे काट देंगे, उसमें आग लगाएंगे, आग लगाने के बाद दोस्तों जल जाएंगे, तो वहां पर दोस्तों खेती करेंगे। और खेती करने के बाद दोस्तों खेती करेंगे दोस्तों, खेती करेंगे दोस्तों, और वहाँ पे जो चीज़ उगेगा उसको खाएंगे पिएंगे, फिर चल देंगे। ठीक है, फिर दूसरी जगह पहुँचेंगे, फिर दोस्तों वहाँ जाएंगे, वहाँ जंगल को जला देंगे दोस्तों आग लगा के, फिर दोस्तों फिर खेती करेंगे, फिर दोस्तों वहाँ खाए पिए फिर चलती है ना। तो दोस्तों इसलिए दोस्तों इसको झूम खेती यानी घूमते फिरते दोस्तों खेती की जाती है। तो याद रखेंगे दोस्तों, इसे पूर्वोत्तर भारत में स्थानांतरणशील, दोस्तों स्थानांतरण मतलब कहते हैं इधर पर स्थिर न रहना, स्थानांतरणशील कृषि भी कहते हैं। और दोस्तों ये दोस्तों आपको मुख्यतः असम, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में पूछा गया है। इसके अन्य नाम क्या है, काटो और जलाओ, बिल्कुल सही है भाई, पेड़ काटो जलाओ और खेती करो। बुश फेलो कृषि भी कहते हैं, कर्तन दहन, काटो और दहन कर दो जला दो प्रणाली भी कहते हैं, है ना। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में कई बार पूछा था कि झूम खेती को कहाँ किस नाम जानते हैं दोस्तों, झूम खेती को हम मध्य प्रदेश में दहिया कहते हैं। ये क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में पूछा गया जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, यूपी पुलिस 2018 में पूछा गया था कि झूम खेती को हम मध्य प्रदेश में किस नाम जानते हैं, किस नाम से, दहिया के नाम से। वही दोस्तों बात कर ले मणिपुर में, तो इसको दोस्तों पामलू बोलते हैं। मणिपुर में दोस्तों हम झूम खेती को पामलू बोलते हैं। झारखंड में दोस्तों झूम खेती को कुरावा बोलते हैं। दोस्तों ये एसएससी सीजन में पूछा गया कि झूम खेती को झारखंड में किस नाम जानते हैं, कुरावा या फिर कुरुल। ठीक है, और केरल में दोस्तों पोनम या फिर पोड़म के नाम से। ठीक है, और दोस्तों पश्चिमी घाट में आपको पता है पश्चिमी घाट में कौन कौन से आते हैं, महाराष्ट्र, है ना, ये सब चीजें, गोवा हो गया, है ना। तो यहाँ दोस्तों कुमारी कहा जाता है, क्या कहते हैं, कुमारी कहते हैं। तो झूम खेती समझ गए होंगे दोस्तों कि एक दर पर दोस्तों न टिकना, यानी कि कहीं जाना, जंगल जलाना, काटना, फिर खेती करना, फिर चल देना। ठीक है, झूम खेती कहलाता है। अगला है रोपड़ खेती। ठीक है, ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए दोस्तों नगद फसल उगाए दोस्तों, इनको हम नगद फसल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि ऐसे खेत दोस्तों जो कि बिक्री के लिए ही दोस्तों नगद पैसा मिल जाए, इसके लिए इनको हम लगाते दोस्तों, उन्हें हम रोपड़ खेती कहते हैं। यूपीएसआई में पूछा गया कि देखिए रोपड़ खेती की परिभाषा पूछी गई ना, कि ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए नगद फसल उगाई जाती है दोस्तों, उसको कौन सी खेती बोलते हैं, तो रोपड़ खेती। ठीक है, इन्हें दोस्तों नगदी यानी नगद पैसे के लिए, वाणिज्यिक यानी वाणिज्य के स्वरूप दोस्तों खेती कह सकते हैं। जैसे कि रबड़ दोस्तों क्या करेगा, कोई खाएगा थोड़ी ना, रबड़ इसीलिए उगाएगा कि होगा हम बेच लेंगे तुरंत। ठीक है, कोको हो गया, चाय हो गया, कहवा हो गया, परसन हो गया, कपास, ये दोस्तों क्या है, ये रोपण या फिर वाणिज्यिक खेती। ठीक है, वाणिज्यिक फसल है। ठीक है, चलिए तीसरा दोस्तों रेचिंग खेती। रेचिंग कृषि का होता है दोस्तों, देखिए इस कृषि प्रणाली में प्राकृतिक वनस्पतियां तथा पर विभिन्न प्रकार के पशुओं को दोस्तों चराना होता है। ठीक है, यानी यहाँ पे दोस्तों इस खेती में हम घास को उगाते हैं जिससे पशु चराए, जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, भेड़ हो गई दोस्तों, इनको रेचिंग कृषि के नाम से जानते हैं। देखिए दूसरा है कार्बनिक खेती या ऑर्गेनिक खेती। ऑर्गेनिक खेती जानते हो दोस्तों, जिसमें हम क्या करते हैं, इस खेती में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशक का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक खेती कहलाती है, कार्बनिक खेती कहलाती है, याद रखेंगे। और कार्बनिक खेती जनक कौन है, तो अल्बर्ट हॉबर्ड। ठीक है, चलिए उसके बाद दोस्तों जीरो फार्मिंग। आपको बता दें दोस्तों कि जैविक खेती से उर्वरक और कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं करने से दोस्तों मृदा धीरे धीरे क्या होती है, जीरो फार्मिंग होती है, मतलब कि इसमें अब कोई भी दोस्तों केमिकल नहीं बचा है। ठीक है, इसको जीरो फार्मिंग कहते हैं। आपको बता दें कि सिक्किम भारत का प्रथम पूर्ण जैविक राज्य बन गया दोस्तों। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। जैविक राज्य दोस्तों क्या होता है, जहां पर दोस्तों रासायनिक उर्वरक और दोस्तों कीटनाशकों का प्रयोग न किया जाए, इन पर बंद कर दे। तो पहला राज्य दोस्तों कौन सा बन गया, सिक्किम बन गया। ठीक है, पूर्णतया जैविक राज्य। अगर दोस्तों उत्तराखंड के नैनीताल के माकंदपुर गांव में दोस्तों 100% ऑर्गेनिक खेती होने के कारण इसे ऑर्गेनिक गांव की संज्ञा दी गई, यानी सबसे 100% दोस्तों कौन सा गांव है ऑर्गेनिक हो गया दोस्तों, तो उत्तराखंड का नैनीताल के दोस्तों माकंदपुर गांव। ठीक है, वही दोस्तों बात कर ले कृषि क्षेत्र में बायोटिक पार्क बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो पंजाब है। ठीक है, उसका दोस्तों सीढ़ीदार खेत या सीढ़ी नुमा खेती बोलते हैं दोस्तों। तो ये क्या होते हैं, आप बता दें, ये पहाड़ी क्षेत्र होते हैं। मान लिया दोस्तों ऐसे से पहाड़ है, ऐसे से पहाड़ है, ऐसे से ना दोस्तों, इन पर खेती होती है। तो यहाँ पे दोस्तों छोटे छोटे खेत बना लेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा मेड़ लगा के दोस्तों यहाँ थोड़ा सा अनाज उगा लिया, यहाँ पे लगा लिया, यहाँ पे लगा दिया दोस्तों। तो इस तरीके से मतलब सीढ़ी बना के आप जाएंगे, देखेंगे दोस्तों ऐसी सी सीढ़ियाँ बन के, है ना, थोड़े थोड़े छोटे छोटे सीढ़ी बनकर उन पर पानी रोक के दोस्तों खेती कर लेते हैं। इनको हम सीढ़ीदार खेती कहते हैं। ठीक है, अब देखिए एक दोस्तों पौधे के विकास में दोस्तों 16 तत्व होने चाहिए।
पौधों के विकास के लिए 16 तत्व होने चाहिए। कौन कौन से हैं? तो दोस्तों कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा, मैग्नीज, जिंक, तांबा, है ना, देखिए मॉलिब्डेनम, है ना, और बोरान और क्लोरीन। दोस्तों ये लगभग 16 तत्व की आवश्यकता होती है किसी पौधे को भली भांति दोस्तों बढ़ने में। ठीक है, समझ गए होंगे दोस्तों। अब देखिए 2 समितियां दोस्तों, यहां से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा, इसलिए इसको हमने डाल दिया। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके पटवारी में पूछा गया एमपी के, और दोस्तों ये अभी लेटेस्ट दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा गया यूपी के। ठीक है, कि अशोक दलवाई समिति आपसे पूछा गया था। पहला क्वेश्चन ये बनता था कि दोस्तों किसान की आय दोगुनी करने के लिए लक्ष्य कब तक रखा गया? 2022 तक। तो दोस्तों आपको बता दें कि अशोक दलवाई समिति से पूछेगा क्या है, तो आपको बता दें ये है किसानों की आय दोगुनी करने के लिए दोस्तों गठित की गई। 2022 तक किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए इस समिति का गठन किया गया था। वही दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके स्वामीनाथन समिति की बात की गई, तो ये दोस्तों एसएससी सीजीएल में पूछा गया। इसमें क्या था दोस्तों, विपणन सीजन 21-22 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दोस्तों किसके द्वारा? तो स्वामीनाथन समिति के द्वारा। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए भारत की प्रमुख फसलें देख लेते हैं दोस्तों, प्रमुख फसल देख ले। चलिए दोस्तों देखते हैं ना। देखिए पहली है रबी फसल। देखिए रबी, खरीफ और जायद। ठीक है, तो रबी फसल दोस्तों बुआई का होती है, आप जानते होंगे दोस्तों रबी फसल की बुआई कब होती है? अक्टूबर नवंबर में होती है, कटाई मार्च अप्रैल में। ठीक है, कौन कौन सी फसलें? गेहूं दोस्तों, रबी मतलब ठंडी में जो बोई जाती है ना, नवंबर दिसंबर, उसका अभी रबी की फसल चल रही है। ठीक है, तो गेहूं हो गया, जौ हो गया, चना, मटर, मसूर, अरसों, है ना, सरसों, अलसी, तंबाकू, है ना, ये सब चीजें। अब देखिए इसको रटना नहीं है, ये समझिए दोस्तों रबी दोस्तों ठंडी के महीने में आते हैं ना, तो इतना याद रख लो कि ठंडी में आपको भी पता चल जाएगा ठंडी में कौन कौन सी चीज़ हो जाती है। आप कहेंगे दोस्तों कि हमारे यहाँ आलू बोया गया ठंडी में, है ना, सरसों बोया गया, मसूर, मटर, चना, है ना, जौ, गेहूं, ये सब ठंडी में तो होते हैं, इसका मतलब रबी है ना। इस तरह याद कर लेना तो याद हो जाएगा। ठीक है, बाकी दोस्तों खरीफ क्या है? अब देखिए गर्मी में जो बोई जाएंगी ठंडी वाले होने के लिए, गर्मी में जो खरीफ हो जाएंगी। और दोस्तों इनकी बुआई कब होती है? जून जुलाई में। दोस्तों यूपीपीसी से पूछा गया। और कटाई दोस्तों अक्टूबर नवंबर में। कौन कौन सा? जैसे धान हो गया दोस्तों, गर्मी में बोते धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, कोदो, सनई, अरहर, मूंगफली, कपास, गन्ना, ये सब दोस्तों क्या है? खरीफ है, सदैव खरीफ हो गया। ठीक है, चलिए अब जायद की बात कर ले। जब इनके बीच में जो समय बनता है दोस्तों वर्षा वाला, वर्षा ऋतु ना, तो वो दोस्तों जायद होता है। तो जायद फसल कौन सी? जैसे बुआई दोस्तों इनकी मार्च अप्रैल में और कटाई जून जुलाई, दोस्तों एक कम समय के लिए होती है ना। जायद फसल ग्रीष्म ऋतु के दौरान होती है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी 2021 से पूछा गया। ठीक है, फसल कौन कौन? जैसे तरबूज, ककड़ी, खीरा, लौकी, लोबिया, भिंडी, है ना, ये हो गई। और उत्तर प्रदेश में उगाई गई फसलों की न्यूनतम और सबसे कम अवधि किसकी होती है दोस्तों? मूंग की। ये यूपीपीसीएस में पूछा गया। और तो ये क्वेश्चन आपको पूछा गया। देखिए तिल जो होता है दोस्तों, वो उत्तर भारत में क्या होता है दोस्तों? खरीफ फसल के रूप में गिनी जाती है, और दक्षिण भारत में इसे रबी फसल के रूप में गिनते हैं। यानी कि उत्तर भारत में तो ये गर्मी में बोई जाती है, और दक्षिण भारत में ये ठंडियों के समय बोई जाती है। किसको? तिल को दोस्तों। ये एसएससी एमटीएस में पूछा गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अब दोस्तों प्रमुख फसलें देख लें, क्या देख लिए? प्रमुख फसलें। अब देखिए ज़्यादातर दोस्तों हम आपको बता दें कि ये यूपी का दोस्तों पेपर है, तो हम यूपी के समक्ष ज़्यादा चीज़ें हम फोकस करते हुए चलेंगे। ठीक है, और दोस्तों मगर दोस्तों और हम देश विदेश की बातें देखेंगे एक चार्ट के जरिए। चलिए देखते दोस्तों। अब देखिए प्रमुख फसलों की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश की प्रमुखतम तिलहन फसल कौन सी दोस्तों? राई और सरसों। ये क्वेश्चन आपके यूपी SSC हेल्थ इंस्पेक्टर में पूछा गया था। ठीक है, चलिए पहली फसल क्या है? गेहूं। आपको बता दें गेहूं की जब बात करते हैं हम, तो प्रदेश के कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 24% भूभाग पर दोस्तों क्या होता है दोस्तों? गेहूं उगाया जाता है। कहाँ पर? प्रदेश की बात करते हैं, यानी अपने उत्तर प्रदेश के। ठीक है, और सो इसके लिए मिट्टी कौन सी? दोमट मिट्टी या वनरोगम पूछा गया 2023 में। और आपको बता दें गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश भारत का सर्व प्रमुख उत्पादक दोस्तों। सबसे ज़्यादा उत्पादक कौन सा है गेहूँ का? उत्तर प्रदेश। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादित करता है। अगर बात कर ले प्रति हेक्टेयर की दर से दोस्तों, तब आपको पंजाब बताना, तब उत्तर प्रदेश नहीं होगा। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो गेहूं ही है दोस्तों, याद रखेंगे। यूपीपीसीएस से पूछा गया क्वेश्चन। ठीक, 2010 में। वर्षा कितना चाहिए दोस्तों इसके लिए? 50 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होनी चाहिए। और कहाँ पे होगा दोस्तों? उत्तर प्रदेश के, तो प्रदेश में भाभर व दक्षिण के पठारी भागों को छोड़ दोस्तों सब जगह इसकी खेती की जाती है। यानी कि पहली चीज भाभर क्षेत्र में नहीं होगा, कंकड़ पत्थर वाला दक्षिणी पठारी भागों दोस्तों छोड़ के सब जगह होगी। ठीक खेती। चलिए आगे देखते हैं साथियों, क्या है आगे कि सर्वाधिक गेहूं की खेती कहाँ होती है दोस्तों? गंगा घाघरा दोआब क्षेत्र में पाई जाती है। और प्रदेश में दोस्तों सबसे ज़्यादा गेहूं खेती कहाँ होती है? गोरखपुर में। आपको बता दूं मैं कि गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। 2021-22 के अनुसार दोस्तों गेहूं देश का दोस्तों
32.42% गेहूं दोस्तों अकेले उत्तर प्रदेश ही उत्पादित करता है। ठीक है, और गेहूं उत्पादन प्रति हेक्टेयर की दर से दोस्तों पंजाब पहले स्थान पे है। ठीक है, आपको याद रखना दोस्तों कि सरबती गेहूं अभी हाल ही में मध्य प्रदेश का सरबती गेहूं है, जिसे दोस्तों अप्रैल 2023 में जीआई टैग दिया गया। तो ये क्वेश्चन आपका करंट का भी है, इसको भी याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब चावल की बात करें दोस्तों। चावल देखिए, गेहूं के बाद दोस्तों चावल आता है ना, आपको पता होगा। अब चावल की बात करें दोस्तों, प्रदेश के कुल कृषि योग्य भूमि के 18% दोस्तों चावल की खेती की जाती है। और चावल दोस्तों चिकनी व उपजाऊ मिट्टी चाहिए और गर्म जलवायु चाहिए, और वर्षा दोस्तों 75 से 125 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। और बोते समय दोस्तों इसका 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो चाहिए, और पकते समय दोस्तों 27 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। ठीक है, ये आपको पता है गर्मियों में कटते हैं। ठीक है, चलिए, और ठीक है, समझ रहे हैं ये चीज़ें आप। चलिए साथियों, मतलब ये ठंडियों में करता है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों चावल की खेती मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों तराई क्षेत्र और पूर्वी उत्तर प्रदेश, जहाँ पे वर्षा ठीक ठाक होती है ना। आपको बता दें कि चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल के बाद दोस्तों दूसरा उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान। सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है चावल का? पश्चिम बंगाल। यूपीएसआई में पूछा गया 2021 में। अब दोस्तों कुछ क्वेश्चन आपको बता दें। सिद्धार्थनगर दोस्तों, हमारे यूपी के सिद्धार्थनगर जिले का चावल, कौन सा चावल प्रसिद्ध है दोस्तों? काला नमक चावल, जिसे हम यहाँ का जीआई टैग भी दिया गया है दोस्तों, और यहाँ का ओडीओपी भी है, यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी है। तो आपसे पूछेगा काला नमक चावल दोस्तों कहाँ का प्रसिद्ध है? सिद्धार्थनगर का। ये क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में पूछा गया और मंडी परिषद में। वहीं दोस्तों बात कर ले, जीआई टैग भी मिल चुका है इसको। ठीक है, अगला दोस्तों अभी हाल ही में एक चावल जीआई टैग दिया गया, कौन सा दोस्तों? आदम चीनी चावल दोस्तों, कहाँ का? चंदौली का। ठीक है, यूपी के चंदौली का, जिसे दोस्तों 2023 में अभी जीआई टैग दिया गया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों खामती चावल दोस्तों कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों करंट क्वेश्चन ना। खामती चावल दोस्तों एक है अरुणाचल प्रदेश का, जिसे दोस्तों 2023 में अभी अक्टूबर 2023 में जीआई टैग दिया गया। वही दोस्तों काला जीरा चावल दोस्तों उड़ीसा का है, जिसे सितंबर 2023 में दोस्तों जीआई टैग दिया गया है। और मरचा चावल बिहार दोस्तों, जिसे हम 2023 में अभी जीआई टैग दिया। और दोस्तों नागरी दुबराज चावल दोस्तों छत्तीसगढ़ का, जिसे भी हाल ही में दोस्तों अप्रैल 2023 में जीआई टैग से सम्मानित किया गया, जीआई टैग इनको दिया गया है। ठीक है, चलिए चावल हमने देख लिया। अब दोस्तों गन्ने की बात करें तो गन्ने के लिए दोस्तों चिकनी मिट्टी चाहिए, और 20 से 26 सेंटीग्रेड दोस्तों तापमान होना चाहिए, और 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा भी होनी चाहिए गन्ने के लिए। गन्ना दोस्तों सबसे ज़्यादा पानी लेता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश को शक्कर का प्याला कहते हैं, ये आपके यूपी पीसीएस में पूछा गया। आपको बता दें कि प्रदेश के यानी उत्तर प्रदेश के कुल कृषि योग्य क्षेत्र के लगभग 13% भूभाग पर गन्ने की खेती की जाती है। सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर दोस्तों गेहूँ, फिर दोस्तों चावल, फिर दोस्तों गन्ना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों अगर आगे बात करें दोस्तों कि गन्ने का मुख्यतः दोस्तों उत्पादन कहाँ होता है? तराई क्षेत्र और गंगा यमुना क्षेत्र। देखिए तराई क्षेत्र गंगा यमुना के दोआब में इसका दोस्तों सबसे ज़्यादा क्या होता है? खेती होती है दोस्तों। तराई क्षेत्र क्या है? ये उत्तर प्रदेश स्पेशल में आपको पता होगा। ठीक है, चलिए गन्ना उत्पादन दोस्तों उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। याद रखेंगे, यूपीएसआई 2017 में पूछा गया। और गन्ना उत्पादन प्रति हेक्टेयर दोस्तों तब दोस्तों किसका है? तो यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन, तो तमिलनाडु। और दोस्तों आपको बता दें भारत में तमिलनाडु में ही गन्ने की शुरुआत की गई। ठीक है, चलिए गन्ना दोस्तों उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक नगदी व वाणिज्यिक फसल है, ये भी याद रखेंगे, यूपीएसआई में पूछा गया। आपसे पूछेगा कि उत्तर प्रदेश दोस्तों नगदी व वाणिज्यिक फसल कौन सी? गन्ना। ठीक है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल भी क्या है? गन्ना है, यूपी लेखपाल में पूछा गया दोस्तों, और ये सारे यूपीएसआई में पूछेगा। चलिए अगला है चना। इसके लिए दोस्तों चने के लिए आपको बता दें तो चने के लिए 30 से 50 सेंटीमीटर वर्षा हो, और 15 से 25 सेंटीग्रेड दोस्तों क्या हो? तापमान की आवश्यकता होती है। इसकी खेती मुख्यतः बुंदेलखंड में की जाती है दोस्तों। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उगाई जाने वाली दलहन फसल कौन सी है? तो आप बताइए दोस्तों कौन सी है? चना। मतलब कि उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज़्यादा कोई दाल उगाई जाती है वो कौन सी होगी दोस्तों? चना होगी। ठीक है, चलिए उसके बाद दोस्तों सरसों की बात कर लें। दोस्तों सरसों में क्या होता है? इस प्रदेश में इसकी खेती स्वतंत्र रूप से या फिर दोस्तों गेहूं, मटर या फिर जौ के साथ दोस्तों मिश्रित रूप से करते हैं। आपको पता है गेहूं बोया, गेहूं में दोस्तों थोड़ा बहुत सरसों भी डालते हैं ना, सरसों भी थोड़ी बहुत हो गई गेहूं में। ठीक है, या फिर दोस्तों इसको सिंगल भी उगाते हैं, मगर दोस्तों अब तक आपको ज़्यादातर इसको दोस्तों मिश्रित खेती के रूप में आपको ये दिखेगी। ठीक है साथियों, चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए पूरे प्रदेश में इसकी खेती की जाती है, परंतु दोस्तों मध्य एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसकी विशेष तौर पर खेती होती है। अगला है मक्का। मक्का की बात करें दोस्तों तो मक्का उत्पादन में दोस्तों उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है। और दोस्तों मेरठ, फर्रुखाबाद, गाजियाबाद, एटा, गोंडा, ये दोस्तों कुछ शहर हैं, जिले हैं जहाँ पर इसकी खेती की जाती है। वहीं बात करें दोस्तों बाजरा की, तो प्रदेश के शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र दोस्तों जहाँ वर्षा लगभग 50 सेंटीमीटर तक होती है दोस्तों वहाँ बाजरा होता है। देखिए बाजरा कहाँ है? ये सूखे प्रदेशों में ज़्यादा होती है ना, तो आपको दोस्तों पश्चिमी उत्तर प्रदेश में,
ये फिर दोस्तों अपने दक्षिणी उत्तर प्रदेश में दोस्तों मिल जाएंगे। ठीक है, अब आपसे कभी कभार पूछ लिया जाएगा कि राष्ट्रीय बाजरा वर्ष कब मनाया दोस्तों? 2018 में राष्ट्रीय बाजरा वर्ष कब मनाया? 2018 में। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आपसे इंपॉर्टेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष कब मनाया जा रहा है दोस्तों? 2023 में दोस्तों। इसे भारत के अनुरोध पर दोस्तों 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया। अगर दोस्तों बात करूँ उत्तर प्रदेश में बाजरा खेती कहाँ होती है दोस्तों आपके ये कुछ जिले हैं दोस्तों, जिले याद नहीं रखने क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, बात करते हैं कपास की। तो साथियों कपास की बात कर लेते हैं तो देखिए प्रदेश में दोस्तों छोटे रेशे वाले कपास मिल जाते हैं, हल्का फुल्का, और ज़्यादा बहुत खेती नहीं होती दोस्तों। और ये चीज़ याद रखें, कपास के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे देखिए दोस्तों। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में कपास की स्वदेशी किस्म की बुआई का उपयुक्त समय कब है? तो अप्रैल का पहला पखवाड़ा ही, आपके लोअर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, चलिए उसके बाद दोस्तों पटसन की बात कर लें। पटसन दोस्तों जो रस्सी बनने काम आता है ना, ये दोस्तों तराई क्षेत्र, गंगा यमुना के गंगा और घाघरा के दोआब क्षेत्रों में इसकी खेती की जाती है दोस्तों। इससे क्या होता है? इससे रस्सी बनाई जाती है। ठीक है, ये दोस्तों जिले हैं जैसे कि बहराइच हो गया, महाराजगंज, देवरिया, गोंडा, सीतापुर, खीरी, यहाँ पर मुख्य रूप से इसकी खेती होती है। और नोट करके रख लें दोस्तों, जूट को सुनहरा रेशा भी कहते हैं। आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि गोल्डन फाइबर किसको कहते हैं? तो जूट को। ठीक है, चलिए अब दोस्तों अरहर की बात करें। देखिए एक क्वेश्चन यूपी पुलिस में पूछा गया था कि तूर किस दाल को बोलते हैं? तूर या तुअर? दोस्तों अरहर को हम तूर दाल भी कहते हैं। इसकी मुख्यतः खेती दोस्तों बुंदेलखंड में होती है। आपको बता दें इस फसल को पानी की आवश्यकता बहुत कम होती है। ठीक है, चलिए वही बात कर ले मूंगफली की। दोस्तों इसकी खेती बलुई मिट्टी में होती है, जैसे दोस्तों सीतापुर, हरदोई, एटा, बदायूं, मैनपुरी, इटावा, है ना, और मुरादाबाद के आदि जिलों में दोस्तों इसकी खेती थोड़ी मात्रा में हो जाती है। अगला है अफीम। देखिए अगर मैं अफीम की बात करूं दोस्तों 12वें नंबर पे, तो अफीम में दोस्तों प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? बाराबंकी जिला दोस्तों हमारे जस्ट दोस्तों लगा हुआ बाराबंकी जिला में दोस्तों अफीम खेती की जाती है। दोस्तों अफीम की खेती दोस्तों गाजीपुर में होती है थोड़ी बहुत। और दोस्तों गाजीपुर में एकमात्र दोस्तों एशिया का एकमात्र दोस्तों अफीम फैक्ट्री भी है। ये भी याद रखेंगे, यूपीएससी में पूछा गया। तो गाजीपुर में दोस्तों एकमात्र अफीम फैक्ट्री भी है। ठीक है, और वही गाजीपुर दोस्तों जहाँ पे कार्नवालिस है ना, जो अंग्रेज था कार्नवालिस दोस्तों, इसका मकबरा भी यहीं पर है। ठीक है, चलिए तंबाकू की बात करें दोस्तों। तंबाकू की खेती मुख्यतः खाने और हुक्का से पीने के लिए की जाती है। जैसे दोस्तों ये कुछ जिले हैं जहां खेती की जाती है, जैसे वाराणसी, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मैनपुरी, सहारनपुर और फर्रुखाबाद में। ठीक है, चलिए अगर दोस्तों सोयाबीन। दोस्तों सोयाबीन आपको पता सोया क्षेत्र, सोया प्रदेश किसको बोलते हैं? मध्य प्रदेश को। ठीक है, सोया प्रदेश किसको? मध्य प्रदेश दोस्तों। सोयाबीन में दोस्तों बहुत अधिक प्रोटीन होती है। और ये बुंदेलखंड क्षेत्र में इसकी खेती की जाती है दोस्तों। आर में पूछा गया क्वेश्चन भी है। ठीक है, चलिए अब फसल के दोस्तों उनके जन्म स्थान देख लेते हैं। जैसे भारत में किस किस फसल का जन्म हुआ? गन्ना हो गया, ज्वार हो गया, मूंग हो गया, अरहर हो गया, उड़द हो गया। चीन में जौ, सोयाबीन, चाय और मसूर, इनका आविष्कार कहाँ हुआ? चीन में। अफ्रीका में दोस्तों बाजरा। ठीक है, ब्राजील में दोस्तों कहवा और रबड़। अमेरिका में दोस्तों अमरूद और तंबाकू। और दोस्तों अमेरिका में भी, दक्षिण अमेरिका में तंबाकू। ठीक है, मैक्सिको में दोस्तों मक्का। जबकि मध्य अमेरिका पूछ लेगा तब भी दोस्तों मक्का आ जाएगा। ठीक है, और इथोपिया में दोस्तों कॉफ़ी का आविष्कार कहाँ से हुआ? कॉफ़ी का जन्म कहाँ से हुआ? इथोपिया से। ठीक है, कहाँ से हुआ साथियों? इथोपिया से हुआ। थोड़ा सा देखिए डिस्टर्ब हो गया है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों इथोपिया, अगर आपसे पूछेगा कॉफ़ी का जन्म कहाँ, दोस्तों ये आपके यूपीएससी में पूछा गया ना। तो कॉफ़ी दोस्तों मुख्यतः किस देश का है? दोस्तों इथोपिया से लाएगा। ठीक है, चलिए अब दोस्तों हम देखेंगे ये करंट का क्वेश्चन है। करंट क्या दोस्तों कि कौन सा राज्य किस फसल में पहले नंबर पर है, दूसरे पर, तीसरे पे, फिर कौन सा देश है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं दोस्तों अरहर की। तो अरहर उत्पादन में महाराष्ट्र पहले स्थान पे, दूसरे दोस्तों कर्नाटक और तीसरे अपना उत्तर प्रदेश है। बाजरा की बात कर ले दोस्तों, पहले पे राजस्थान है, दूसरे पे उत्तर प्रदेश और तीसरे पे हरियाणा है बाजरा उत्पादन में ना। और बाजरा वर्ष भी दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष कौन सा है? 2023। ठीक है, चलिए कॉफ़ी की बात कर ले। कॉफ़ी उत्पादन दोस्तों केरल पहले कर्नाटक है, और फिर दूसरे केरल और तीसरे तमिलनाडु। और दोस्तों देश की बात कर ले ब्राजील दोस्तों कॉफ़ी उत्पादन में पहले स्थान पर। अगर आप बात करते हैं कपास की, तो कपास के उत्पादन में पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा तेलंगाना, और देश की बात कर ले चीन। ठीक है, वहीं बात करते हैं जूट की, तो जूट के उत्पादन सबसे ज़्यादा दोस्तों पश्चिम बंगाल, फिर असम और फिर बिहार दोस्तों। ठीक, और सबसे ज़्यादा उत्पादन में कौन सा जूट? तो भारत फिर बांग्लादेश। देखिए पहले बांग्लादेश था, अब भारत हो गया, तो भारत फिर बांग्लादेश जूट के उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा है? भारत। चलिए आलू की बात कर ले। आलू दोस्तों प्रदेशों की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा उत्पादित करता है, फिर पश्चिम बंगाल, फिर बिहार, और वहीं दोस्तों देश की बात करें चीन। ठीक है, चीन के बाद भारत। ठीक है, चलिए अगला है चावल की बात कर लें। तो चावल उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दोस्तों पश्चिम बंगाल, फिर दोस्तों उत्तर प्रदेश उत्पादित करता है दूसरे नंबर पर, तीसरे पंजाब दोस्तों, और देश की बात करें चीन। ठीक है, सोयाबीन के मामले में दोस्तों महाराष्ट्र। देखिए
महाराष्ट्र पहले स्थान पे, दूसरे दोस्तों मध्य प्रदेश, तीसरे राजस्थान। ठीक है, चाय की बात कर ले, असम सबसे ज़्यादा कौन सा चाय उत्पादित करता है? असम। फिर दोस्तों पश्चिम बंगाल, फिर तमिलनाडु, और देश की बात कर ले चीन। ठीक है, तंबाकू में दोस्तों गुजरात, आंध्र प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पे, और सबसे ज़्यादा चीन। ठीक है, कुल खाद्यान्न की बात कर ले, उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे दोस्तों, कुल खाद्यान्न यानी सब कुछ मिला के खाने वाले। ठीक है, फिर मध्य प्रदेश, फिर पंजाब, फिर दोस्तों देशों में चीन। ठीक है, और कुल फल में दोस्तों कौन है? तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, और फिर दोस्तों देश कौन सा? चीन है। ठीक, कुल मोटे अनाज दोस्तों कर्नाटक सबसे ज़्यादा, फिर दोस्तों राजस्थान, फिर महाराष्ट्र। ठीक है, कुल तिलहन में राजस्थान पहले पे, दूसरे मध्य प्रदेश, और तीसरे में गुजरात। और कुल दालों में दोस्तों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, और गेहूं में दोस्तों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब। और सो आपको बता दें कि कुल दाल में सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? तो भारत करता है। और गेहूं में दोस्तों चीन के बाद दोस्तों दूसरे नंबर पे भारत है। ठीक है, तो ये आंकड़े भी आप लोग नवीनतम देख चुके हैं बहुत शानदार तरीके से। साथ ही ये नवीनतम आंकड़े हैं कि कौन सा देश पहले पे है किस फसल में, कौन सा राज्य है, ये सब चीज़ें हम देख चुके हैं। चलिए अब दोस्तों कृषि संबंधी कुछ क्रांतियाँ देखते हैं। पहली है हरित क्रांति, किससे संबंधित दोस्तों? खेती से। ठीक है, तो याद रखेंगे कि हरित क्रांति का संबंध कृषि क्षेत्र में उत्पादन, तकनीकी में सुधार एवं कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना। उद्देश्य क्या है? तो देखिए ये क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में पूछा गया, हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था? तो अधिक उपज देने वाली खाद्य फसलों से उत्पादन में वृद्धि करना। ठीक है, चलिए, और हरित क्रांति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो विलियम गॉड ने किया। अमेरिकी वैज्ञानिक थे विलियम गॉड, जिन्होंने 1968 में हरित क्रांति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया कि भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान कृषि में ठहराव को हरित क्रांति द्वारा स्थायी रूप से समाप्त कर दिया। दोस्तों स्पेस था, तो हरित क्रांति यहाँ पे भरना था। एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन। अगला है हरित क्रांति शुरुआत कहाँ से होती है? मैक्सिको से होती है दोस्तों, एसएससी जीडी में पूछा गया। और हरित क्रांति के जनक कौन है? तो अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक दोस्तों नॉर्मन ई बोरलॉग को माना था, जिन्हें दोस्तों शांति का नोबेल भी दिया गया। एसएससी जीडी में पूछा गया। और भारत में दोस्तों कौन है? तो एमएस स्वामीनाथन है। आप बता दें कि भारत में हरित क्रांति का उद्देश्य क्या है? खाद्य, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा दोस्तों, एसएससी जीडी में पूछा गया। अब आपसे ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, यूपीएसआई में पूछा गया कि इस विधि में दोस्तों, इस क्रांति में दोस्तों कौन से बीजों का प्रयोग किया हमने? तो इस क्रांति की विधि में HYV बीजों का प्रयोग किया। HYV का होता है हाई एल्ड वैरायटी। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। तो कौन से बीजों का प्रयोग किया? HYV। ठीक है, हाई यील्ड वैरायटी। ठीक है, चलिए ये देखिए आपका क्वेश्चन पूछा भी गया। ठीक, अगला है दोस्तों, तो आपको बता दें कि ये देखिए जो इंपॉर्टेंट उसके बारे में बात करें दोस्तों। ठीक है, अब देखिए ये बता दें कि भारत में हरित क्रांति का पहला चरण दोस्तों 1960 में के दशक में के मध्य दोस्तों 1970 तक चलाएगा, 1960 से 1970 के बीच। ठीक है, चलिए आपको बता दें दोस्तों कि भारत में आरंभिक राज्य के रूप में पंजाब, क्या पंजाब राज्य को चुना गया। सबसे पहले दोस्तों हरित क्रांति किसको चुना गया? पंजाब को। फिर दोस्तों हरित क्रांति का जन्म स्थल कौन सा है? पंतनगर उत्तराखंड को माना दोस्तों। ठीक है, पंतनगर में कृषि विश्वविद्यालय भी खोला गया है पहला। ठीक है, चलिए अब दोस्तों नॉर्मन ई बोरलॉग का बता दें दोस्तों, ये जो हैं विश्व स्तर पर हरित क्रांति जनक है। इनका जन्म दोस्तों 25 मार्च 1914 को अमेरिका के आईओवा प्रांत में हुआ था। बीपीएससी में पूछा गया, मगर दोस्तों इनका कार्य क्षेत्र मैक्सिको था। ये हरित क्रांति जनक है। ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी 2017 में भी पूछा गया कि हरित क्रांति जनक कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉग। वहीं दोस्तों भारत के दोस्तों कौन है? तो एमएस स्वामीनाथन। देखिए इनको जरूर याद रखिएगा, क्यों दोस्तों? क्योंकि अभी हाल ही में इनका निधन हुआ 28 सितंबर को। इनका जन्म 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु में, और 28 सितंबर दोस्तों इनकी मृत्यु गई। इन्हें दोस्तों 1971 में मैक्सिस पुरस्कार मिला है। ठीक है, और 1986 में अल्बर्ट आइंस्टीन वर्ल्ड साइंस पुरस्कार मिला है। 1987 में पहला विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है। 1991 में टाइलर पुरस्कार अमेरिका द्वारा। 1994 में UNEP सासाकावा पर्यावरण पुरस्कार मिला। 1999 में यूनेस्को महात्मा गांधी स्वर्ण पदक मिला है। और 2000 में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट फॉर फ्रीडम नोबेल मिला। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों 1967 में पद्मश्री, 1972 में पद्म भूषण, और 1989 में पद्म विभूषण, और 1999 में इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों ये क्वेश्चन याद रखेंगे कि खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO का मुख्यालय कहाँ? तो रोम में दोस्तों। ये भी क्वेश्चन आपके यूपीएसआई 2021 में पूछा गया। तो हरित क्रांति दोस्तों आप देखते हैं श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति दोस्तों अन्य नाम क्या है? दूध क्रांति भी कहते हैं इसको, ऑपरेशन फ्लड कहते हैं। इसका उद्देश्य था कि दूध को बढ़ाना। आपको बता दें श्वेत क्रांति की शुरुआत दोस्तों 13 जनवरी 1970 से की गई, और श्वेत क्रांति को आधिकारिक रूप से नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा प्रारंभ किया गया, यानी NDDB द्वारा। आपको बता दें कि श्वेत क्रांति जनक किसको मानते हैं? डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी को मानते हैं। ये आपके क्वेश्चन आपके कई एग्जाम में पूछा गया, पेट हो गया और यूपीएससी। जैसे दोस्तों हरित क्रांति जनक कौन है? तो एमएस स्वामीनाथन भारत में। और सो वैसे ही श्वेत क्रांति जनक कौन है? वर्गीज कुरियन जी। आपको बता दें इनके द्वारा ही भारत की सबसे प्रतिष्ठित कंपनी अमूल की स्थापना की गई। इसके द्वारा? वर्गीज कुरियन द्वारा। अमूल का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? आनंद यूनियन मिल्क लिमिटेड। ए से आनंद,
M से मिल्क, U से यूनियन और L से लिमिटेड। ठीक है, ये चीज़ रखेंगे दोस्तों। आपको और चीज़ें बता दें कि डॉक्टर वर्गीज कुरियन किसको, जो दोस्तों जिन्होंने श्वेत क्रांति की शुरुआत की, डॉक्टर वर्गीज कुरियन का जन्म दोस्तों 26 नवंबर 1921 को केरल के कोझिकोड में हुआ था। इसलिए दोस्तों इनके जन्म दिवस को हम राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी को इनका जन्म हुआ था। और दोस्तों 26 जनवरी को हम संविधान दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, चलिए, श्वेत क्रांति दोस्तों गुजरात में प्रारंभ हुई और यह सबसे अधिक सफल जिला कौन सा है? तो आनंद जिला गुजरात का सबसे अधिक सफल जिला है श्वेत क्रांति के रूप में। श्वेत क्रांति का समापन 1996 में हो गया। आपको बता दें कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 16 जुलाई 1965 को की गई। ठीक, वहीं दोस्तों राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो आनंद गुजरात में है। और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाते? 26 नवंबर को। आपको पता है क्योंकि इस दिन वर्गीज कुरियन का जन्म हुआ था। और 1 जून को दोस्तों क्या मनाते हैं? विश्व दुग्ध दिवस। दोस्तों 1 जून की रोटी मिले ना मिले दोस्तों, 1 जून को दूध पीना जरूरी ना, तो दोस्तों दूध दिवस 1 जून को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पीली क्रांति दोस्तों ये किससे संबंधित? देखिए संबंधित पूछ लेगा डायरेक्ट। तो पीली क्रांति संबंध किससे? तिलहन उत्पादन से। यूपीपीएससी में पूछा गया। इसके जनक कौन है? सैम पित्रोदा। दोस्तों आपको पता होगा ये भी चर्चित थे दोस्तों, ये कह सकते हैं ये राहुल गांधी क्या है? गुरु है दोस्तों, सैम पित्रोदा। ठीक है, तो दोस्तों इनको पीली क्रांति के जनक मानते हैं। पीली क्रांति का संबंध किससे? तिलहन से। ठीक है, रजत क्रांति दोस्तों अंडा से संबंधित है। अंडा उत्पाद को बढ़ाने दोस्तों इसके जनक कौन है? इंदिरा गांधी जी है। लाल क्रांति दोस्तों टमाटर एवं मांस उत्पादन से, इसके जनक कौन है? विशाल तिवारी जी हैं। और दोस्तों वही माना बता दें आपको, गुलाबी क्रांति दोस्तों झींगा मछली संबंधित है। इसके दोस्तों जनक कौन है? दुर्गेश पटेल। नीली क्रांति दोस्तों मछली से उत्पादन से, और इसके दोस्तों जनक कौन है? अरुण कृष्णन व हीरालाल चौधरी। गोल क्रांति दोस्तों आलू संबंधित, यूपीएससी में पूछा गया। बादामी क्रांति दोस्तों मसालों संबंधित है। कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से। अमृत क्रांति नदी जोड़ो योजना से। हरित सोना क्रांति दोस्तों बांस से। भूरी क्रांति उर्वरक से। सुनहरी क्रांति उत्पादन से, फल उत्पादन से। और स्वर्ण रेशा क्रांति दोस्तों जूट उत्पादन से। और ग्रीन गोल्ड क्रांति दोस्तों चाय उत्पादन से। वहीं खाकी क्रांति दोस्तों चमड़ा उत्पादन। देखिए खाकी से आपको एक चीज रखना दोस्तों, खाकी वर्दी। ठीक है, चलिए सिल्वर फाइबर क्रांति दोस्तों आपका कहाँ? कपास से। 2019 में एसएससी सीजीएल में ये पूछा गया। चलिए कुछ दोस्तों भारतीय संगठन देख लेते हैं, भारतीय अनुसंधान संगठन देख लेते हैं। ठीक है, वैसे दोस्तों हम संगठन देख भी चुके हैं, मगर दोस्तों इसमें केवल कृषि वाली चीजें हम देखेंगे। चलिए पहला है नेशनल बॉटनिकल रिसर्च सेंटर। कहाँ है दोस्तों? उत्तर प्रदेश, लखनऊ में। ठीक, कहाँ पर है दोस्तों? लखनऊ में है। कहाँ पर है साथियों? लखनऊ में। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं केंद्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए आर पूछा गया, यूपीपीएससी से पूछा गया। केंद्रीय दलहन, देखिए दलहन है ना, तो दलहन दोस्तों कहाँ है? तो कानपुर में। ठीक है, देखिए ना यहाँ भी आया था ना यहाँ, दलहन कहाँ है? तो कानपुर में। कानपुर की दोस्तों दाल बहुत फेमस है ना, ऐसे याद रख लेंगे। चलिए अगला है साग भाजी। ठीक है, साग भाजी। अब देखिए बनारस में दोस्तों आप जाएंगे, ठीक है, आप बनारस जाएंगे दोस्तों, वहाँ पे जाएंगे तो दोस्तों आप याद रखिएगा वाराणसी उत्तर प्रदेश में ना, तो दोस्तों साग वहाँ पे आपको वेज खाना ही मिलेगा, साग भाजी ऐसा है ना, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे क्या है आपको पता है कि काशी विश्वनाथ का मंदिर। दोस्तों ऐसे याद रखेंगे कि वहाँ पे साग सब्जी ही खाने को आपको मिलने वाला है। आर में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है केंद्रीय गन्ना अनुसंधान। ठीक है, कहाँ पे दोस्तों? केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। ठीक, गन्ना। ठीक है, अब देखिए गन्ना दोस्तों कहाँ है? अपने राजधानी उत्तर प्रदेश दोस्तों गन्ना है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ? उत्तर प्रदेश में। दोस्तों अब बात करते हैं प्रजनन वाली बात कर ले जहाँ पे दोस्तों, फिर कोयम्बटूर हो जाएगा। ठीक है, कोयम्बटूर। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों अगर टूर पे जाते तो हम गन्ना लेकर नहीं जाएंगे। ठीक है, आलू दोस्तों समझिएगा, आलू दोस्तों कहाँ है? आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ? केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र दोस्तों कुफरी में है। कुफरी में दोस्तों कहाँ? शिमला। आपको पता है दोस्तों कि शिमला मिर्च के साथ हम दोस्तों आलू सब्जी बनाते हैं। दोस्तों याद रख लेंगे कि आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ? शिमला में है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। आर में पूछा भी गया। केंद्रीय पटसन, ठीक है, कहाँ है दोस्तों? केंद्रीय पटसन। अब देखिए पटसन दोस्तों, सन मतलब पुत्र दोस्तों कहाँ काम कर रहा है? कोल में, यानी कोयला वाले काम में दोस्तों काम कर रहा है, कोल यानी कलकत्ता। पटसन यानी कि सन मतलब क्या? कोलकाता। ठीक है, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ना, कटक है ना दोस्तों। कटक में क्या है? चावल अनुसंधान संस्थान दोस्तों उड़ीसा में पड़ता है, कटक है ना। टक टक करके दोस्तों का चावल टूट रहे थे ना, चावल का कटक। ठीक है, चलिए राजमुंदरी। ठीक है, राजमुंदरी दोस्तों क्या होता है? दोस्तों तंबाकू, केंद्रीय तंबाकू संस्थान दोस्तों कहाँ है? राजमुंदरी। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों मुंदरी पहने होते हैं उंगली में दोस्तों, उसी तंबाकू माला करते हैं ना। देखिए कितना खराब लगता है कि मुंदरी मतलब कहते हैं अंगूठी टाइप की ना, और उसको पहन दोस्तों उसी यहाँ से तंबाकू को रगड़ रहे हैं दोस्तों, इसलिए राजमुंदरी कहाँ से दोस्तों? केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ? राजमुंदरी, आंध्र प्रदेश में। यूपी आर में पूछा गया। अगला है केंद्रीय समुद्री मत्स्यायन। दोस्तों मछली की बात करें तो केरल दोस्तों ये तट से लगा हुआ है। अगला है केंद्रीय द्वीप कृषि संस्थान दोस्तों कहाँ है? तो पोर्ट ब्लेयर में। कहाँ है दोस्तों? पोर्ट ब्लेयर। देखिए द्वीप की बात करते हैं तो दोस्तों ये
अंडमान निकोबार है ना द्वीप समूह है, इस तरीके से दोस्तों पोर्ट ब्लेयर में ये चीज़ें। चलिए अब दोस्तों बात करते हैं केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान दोस्तों देहरादून देहरादून के द्वारा दोस्तों फॉरेस्ट रिपोर्ट भी जारी किए जाते हैं। तो केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में। ठीक है, चलिए उसके बाद भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में है दोस्तों, याद रखेंगे। अगला दोस्तों देखते हैं कि केंद्रीय लीची अनुसंधान दोस्तों बिहार के मुजफ्फरनगर दोस्तों बिहार में दोस्तों आप जाइएगा लीची का स्वाद लीजिएगा। केंद्रीय लीची अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बिहार में। ठीक है, वही दोस्तों कपास दोस्तों केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ है? दोस्तों कपास है ना। कपास दोस्तों आपको पता होगा कि देखिए एक जो सांप होता है दोस्तों वो ऊपर से केचू टाइप होता है, वो कपास जैसा लगता है ना। तो यार कि नाग से दोस्तों वो उसका कपड़ा कैसा? कपास जैसा ना। तो दोस्तों केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो नागपुर महाराष्ट्र में। अगला है राष्ट्रीय जैविक खेती अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो दोस्तों गाजियाबाद में। ठीक है, जिया अगर दोस्तों जैविक खेती होगी तो आप बहुत दिन तक जिएंगे दोस्तों। तो गाजियाबाद जैविक खेती है ना। केंद्रीय तिलहन दोस्तों कहाँ है? तो हैदराबाद में। कहाँ है दोस्तों? केंद्रीय तिलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो हैदराबाद में केंद्रीय तिलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है। चलिए साथियों ये चीज़ें हम देख चुके हैं। अब दोस्तों एक इस सबसे बड़ी संस्था है कृषि की, नाबार्ड। पहली चीज़ नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछते दोस्तों। नाबार्ड से एन से क्या होगा? नेशनल। बी से दोस्तों एन से नेशनल, बी से दोस्तों बी से दोस्तों बैंक हो जाएगा, बी से बैंक हो जाएगा, और फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल है ना, यानी कि डेवलपमेंट। ठीक है, ये होगा नाबार्ड का फुल फॉर्म, यानी हिंदी में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक। तो आपको बता दें दोस्तों ये कृषि ग्रामीण विकास की सबसे ऊंची संस्था है और इसकी स्थापना कई बार पूछा था दोस्तों। 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना की गई। किसकी सिफारिश पर? शिवरमन समिति की सिफारिश पर दोस्तों। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ? मुंबई में। आपको बता दें दोस्तों ये सबसे ज़्यादा अगर लोन देती है कितने समय के लिए? तो 15 वर्षों के लिए। यही क्वेश्चन आपके यूपीएससी 2017 में पूछा भी गया है। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चन दोस्तों जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं तो उनको देख लेते हैं। जैसे कि दोस्तों ये पूछा गया था कि चींटियों के हमलों से फसल की सुरक्षा के लिए दोस्तों किसका प्रयोग करते हैं? दोस्तों कपूर का। चींटियों के हमला से दोस्तों अगर चींटी हमला कर दे दोस्तों फसल में तो हम कपूर रख के दोस्तों उसकी दुर्गंध से चींटियाँ चली जाएंगी। यूपीएससी में पूछा गया। अब देखिए फावड़ा के बारे में पूछा गया था यूपी पुलिस में कि दोस्तों ये स्पेस था एक साधारण उपकरण है जिसका प्रयोग जंगली घास को हटाने और मिट्टी को ढीला करने के लिए किया था दोस्तों। क्या? तो फावड़ा जैसे हमारे यहाँ फरुहा बोलते हैं दोस्तों ना, आपके यहाँ क्या बोलते हो वो चीज़ आप समझिए। हमारे यहाँ फरुहा कहते हैं ना देसी भाषा में। तो इसका उपयोग दोस्तों मिट्टी खोदने के लिए करते ही हैं। ठीक है, चलिए अगला है शेयर क्रॉपिंग क्या होता है, ये पूछा गया। तो शेयर क्रॉपिंग जैसे यूपीएससी में पूछा गया। तो दोस्तों यह एक प्रकार की कृषि व्यवस्था जिसमें भूमि का मालिक एक किराएदार को अपने हिस्से की भूमि पर पैदावार कर हिस्से के बदले अपने भूमि का उपयोग करने को देता दोस्तों। उसे क्या बोलते हैं? शेयर क्रॉपिंग। यानी कि तुम्हारे पास जमीन ज़्यादा है तो दोस्तों दूसरे को शेयर कर दो कि आप भी हमारे यहाँ करो, हमें बस हिस्सा देते रहो। ठीक है, ये शेयर क्रॉपिंग हो गया। अगला कंपोस्ट पूछा गया दोस्तों कई बार। तो कंपोस्ट का दोस्तों आपको बता दें एक अच्छी तरीके से दोस्तों सड़े पौधे और पशु के अवशेष से निर्मित एक खाद होता है दोस्तों जो कि कंपोस्ट कहलाता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे यूपीएससी 2017 में ये भी पूछा गया। ठीक है, चलिए तो दोस्तों ये आई होप दोस्तों ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से मज़ा भी आया होगा। ठीक है, कोई चीज़ आपको बहुत अच्छे समझ में आ रही होगी बेहतरीन तरीके से। चलिए अब दोस्तों मैं दोबारा था दोस्तों ये जो चैप्टर है आपके लगभग दोस्तों कंप्लीट हो चुका है, जिसमें दोस्तों ये जो आपके स्टैटिक वाले पार्ट हैं ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से मिलेंगे दोस्तों पढ़ने को? तो आप जाइए हमारे प्ले लिस्ट पर जिसका लिंक भी हम दे देंगे। ये दोस्तों यूपी जीके 2024 जीके जीएस इस वाले कॉलम पे जाके सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों यूपीएससी ये दोस्तों उत्तर प्रदेश स्पेशल की है और दोस्तों ये है आपके हिंदी के दोस्तों, इनको पढ़ लीजिएगा। और दोस्तों अगर दोस्तों इसकी पीडीएफ चाहिए स्टैटिक जी के दोस्तों ये आपको मिलेगा दोस्तों, ये सारे स्टैटिक की। ठीक, स्टैटिक वाले ये दोस्तों आपको 50 रुपये में ये मिल जाएगी। कैसे मिलेगी दोस्तों? जिस प्रकार से आप यूपीएससी की देखिए जिस प्रकार से दोस्तों आप ये यूपी स्पेशल की हिंदी के सबकी दोस्तों पीडीएफ आप इस नंबर पे दोस्तों गूगल पे फ़ोन पे करके दोस्तों इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज के ले सकते हैं, या फिर दोस्तों हमारे ऐप पर जाइए। ठीक, यहाँ भी आपको मिल जाएंगे, यहाँ से परचेस कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि आप देखिएगा ये दोस्तों यूपी स्पेशल का दिख भी रहा। ठीक है, और तो अगर आप बैच लेना चाहते हैं ये टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं ले सकते हैं दोस्तों, मात्र 149 रुपये में अभी ऑफर चल रहा है। ठीक है, 150 रुपये में। चलिए दोस्तों थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू, लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।